हेलो। नमस्कार। गुड इवनिंग, शुभ संध्या। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। डियर, आप सभी को पता है कि टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस लेके आता हूं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, बीपीएससी, साथ ही साथ यूजीसी, नेट जेआरएफ, जिसकी क्लासेस हमारे इस चैनल पे चलती थी का मतलब यूजीसी नेट जरा पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस अब टीचर्स एकेडमी की ही जो सेकंड ब्रांच है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है यूजीसी एकेडमी, अब उस पर चलती है। उसमें केवल यूजीसी की क्लासेस। ठीक, चलिए क्लास शुरू करते हैं। सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। गोविंद जी, गुड़िया जी, गुड इवनिंग। सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो यहाँ पे आज एक बीपीएससी के बारे में बात हम कर रहे थे कि बीपीएससी का इसके पहले हमने डिस्कस किया है सिलेबस, कि सिलेबस में क्या है। आप टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो आपको बीपीएससी का सिलेबस पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का मैंने बताया है, कैसे किताबों को पढ़ना है, कैसे कंप्लीट करना है, खुद पढ़ना है, जो आपको कैसे तैयारी करना है उसका वीडियो मैंने आपको बताया है। टीआरई 4.0 की बात कर रहा हूँ, इसके पहले तो बहुत सारे वीडियो हैं। फिर इसका एक आगे प्रैक्टिस सेट में लेके आया था आप लोगों के लिए भी 1-2 दिन पहले। आज उसका अगला प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट हम शुरू करें उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं बीपीएससी के लिए, और एमपी का भी फॉर्म आया हुआ है जो 28 जनवरी 26 जनवरी कब से भरा जाएगा। एमपी टीजीटी वर्ग 2 का, उसमें भी सीटें हैं आपके लिए, पॉलिटिकल साइंस की हैं, टीजीटी में है। तो अगर आप एमपी की तैयारी कर रहे हैं, उसका फॉर्म भरने जा रहे हैं, या बीपीएससी टीआरई 4.0 का, तो इसके लिए लाइव बैच तो स्टार्ट है ही, चल रहा है। रिकॉर्डेड बैच में अगर आप चाहते हैं आपको, तो 999 रुपए में आपको रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल हो जाएगा। आपको संस्था के नंबर पे कॉल करना है, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। बिल्कुल पीजीटी होम साइंस की भी क्लासेस चलती हैं, बिल्कुल चलती है ललिता जी। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं, आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो बीपीएससी का भी टीआरई 4.0, एमपी वर्ग 2 का भी रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। आपको उसके लिए क्या करना है, हमारी संस्था के नंबर पे आपको कॉल करना या फिर व्हाट्सअप करना। संस्था का नंबर है 9628959237 9628959237। इस पे कॉल करिए। कॉल बिजी है तो व्हाट्सअप छोड़ सकते हैं, ठीक है। और 8318489291, इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं हम लोग। और नया बैच अभी स्टार्ट है। अगर आप लेते हैं तो टीजीटी पीजीटी के लिए, बीपीएससी सभी के लिए, तो संस्था के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर, कि भारत में लोक सेवाओं में भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा पद्धति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी। गुड इवनिंग प्रतिभा जी, गुड इवनिंग। सभी लोगों को नमस्कार। भारत में लोक सेवाओं में भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा पद्धति की सर्वप्रथम अनुशंसा की गई थी, किसके द्वारा। एपलबी प्रतिवेदन, गोरवाला प्रतिवेदन, प्रशासनिक सुधार आयोग प्रतिवेदन में, या कोठारी प्रतिवेदन में। आपके सामने प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, तो जल्दी से बताइए क्या किया गया था इसमें। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि इसमें आंसर सही होगा। एपीएलबी प्रतिवेदन में, गोरवाला प्रतिवेदन में, प्रशासनिक सुधार आयोग प्रतिवेदन में, कोठारी प्रतिवेदन में। देखिए, लोक सेवा में प्रारंभिक परीक्षा पद्धति के बारे में जो प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है, उसने प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, दोनों का सुझाव दिया था। प्रारंभिक परीक्षा का सुझाव तो दिया ही था, साथ ही साथ मुख्य परीक्षा का भी सुझाव दिया था। और इसके साथ साथ कहा कि ट्रेनिंग होगी जब, यानी जब प्रशिक्षण होगा तो प्रशिक्षण के समय भी परीक्षा होगी, इसका सुझाव भी दिया था। यानी इसी प्रारंभिक परीक्षा का नहीं, बाकी तीनों परीक्षाओं का सुझाव देने की बात की गई थी। गुड इवनिंग सभी लोग को। तो ये किस एएलपी इसमें था? नहीं। गोरवाला प्रतिवेदन में नहीं, प्रशासनिक सुधार आयोग में नहीं, ये था आपका कोठारी प्रतिवेदन में। कोठारी प्रतिवेदन में इसकी बात की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा।
और संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का जो गठन होता है, चाहे संघ हो चाहे राज्य हो, चाहे संघ हो चाहे राज्य हो, इनके लिए जो लोक सेवा आयोग के गठन के प्रावधान की बात की जाती है, ये आर्टिकल नंबर 315 में किया गया इनके गठन के बारे में। तो निरंजन जी बी नहीं है, डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महान्यायवादी के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो जल्दी से बताइए, महान्यायवादी के बारे में पूछ रहा है कि महान्यायवादी के बारे में कौन सा एक कथन सही है। यहां पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उसे बताना है। उसे भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार होगा। वह अपने कर्तव्य का निष्पादन सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में करेगा। उसका एक निश्चित कार्यकाल होता है और भारत के राष्ट्रपति उस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करते हैं जिसे उच्च न्यायालय में, कौन सा, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकने के लिए योग्यता होती है। इसमें पूछ रहा है कौन सा एक सही होगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ललिता पटेल जी। पीजीटी की क्लास आप होम साइंस की पूछ रही ना? पीजीटी होम साइंस की क्लास चलती तो है डियर, होम साइंस की क्लास चलती तो है। तो ये जो महान्यायवादी होता है ये संघ सरकार में होता है, केंद्र सरकार में, जिसको हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। ये भारत सरकार का प्रथम क्या होता है, विधि सलाहकार होता है। क्या होता है? प्रथम विधि सलाहकार होता है, ठीक है, ये होता है। अब इसके बारे में जो पूछा जा रहा है कि उसे भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार होगा। बिल्कुल बिल्कुल, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी न्यायालय आते हैं वो सभी न्यायालयों में उसे सुने जाने का अधिकार है। अगर भारत सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा होता है, कोई बात होती है, तो भारत सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही क्या करता है, जाके बातों को रखता है। तो पहला ही ऑप्शन सही है। यहाँ पे निरंजन जी कह रहे हैं सी होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है निश्चित कार्यकाल की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। भारत देश के संविधान में भारत देश के संविधान में अनुच्छेद, मैंने पढ़ाया है क्लास में निरंजन जी, अनुच्छेद 76 के 1 में बताया गया है महान्यायवादी वही बंदा होता है जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, हाई कोर्ट, यहाँ पे उच्च न्यायालय पूछा था, उच्च नहीं, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो इंडिविजुअली। उसके लिए उसके पास किसी भी, अब ये जानकारी तो आप संस्था के नंबर फोन के ललिता जी मालूम चल जाएगी, 96 28 95 92 37 पे, ठीक है। उसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, राष्ट्रपति के द्वारा वो रहता है, ठीक है। तो इसका इंडिविजुअली कहीं उल्लेख नहीं है कि इतने साल रहे, किसी आर्टिकल में नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। और अपने कर्तव्य का निष्पादन सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में नहीं, सभी न्यायालयों में कर सकता है। तो बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं, केवल ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न, पंचायत समिति के सदस्यों को, तो यहां पूछ रहा है पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं कौन मनोनीत करता है? सर केमिस्ट्री की क्लास क्यों नहीं चलती, क्या लिखा है? केमिस्ट्री क्लास अध्याय चल तो रही, महेश सर पढ़ा तो रहे हैं। प्रतिभा यादव जी कहें सर पीजीटी का पेड क्लास कितने में है? डियर, आपको किसी भी चीज की इंक्वायरी चाहिए तो आप संस्था के नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 9628959237 पे डियर, आपको सारी इंक्वायरी मिल जाएगी, ठीक है, टीजीटी पीजीटी बीपीएससी सबकी। तो पंचायत समिति के अभी आप कॉल कर लीजिए, मालूम चल जाएगा, व्हाट्सएप छोड़ दिया, आपको बता दिया जाएगा। पंचायत समिति के सदस्यों को खंड विकास अधिकारी मनोनीत करते हैं? नहीं। जिला पंचायत के अध्यक्ष मनोनीत करते हैं? नहीं, बल्कि जनता डायरेक्ट इलेक्शन, पंचायत समिति होती है जो लोकल गवर्नमेंट में स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आती है, वहां पे देखिए, वहां पे उसका चुनाव कौन करता है? जनता करती है। श्रद्धा जी कहे सर नहीं चल रही है। अब श्रद्धा जिसका मुझे जानकारी नहीं है केमिस्ट्री वाले सर के बारे में, आप संस्था का नंबर फोन करके पूछ लीजिए, बता देंगे। हाँ बिल्कुल, इलेश यादव जी सी सही है, सी इज द राइट आंसर। पिंचो सिंह जी बिल्कुल सी सही है। राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच में जो राजस्व विभाजन होता है उसके लिए कौन उत्तरदायी है? राजस्व का मतलब जो रेवेन्यू मिलता है, जो इनकम होती है, उसको राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार यानी लोकल गवर्नमेंट के बीच में विभाजित किया जाता है। वो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है?
सीएम साहब होते हैं, गवर्नर साहब होते हैं, राज्य वित्त आयोग होता है, या इनमें से कोई नहीं होता? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा होगा। जल्दी से बताइए कौन सा होगा। जो रेवेन्यू बढ़ता है, जो पैसा बढ़ता है स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में, वो कौन किसके माध्यम, सीएम के माध्यम से होता है? कहोगे नहीं। गवर्नर के माध्यम से? कहोगे नहीं। दूसरा जो दिया है राज्य वित्त आयोग, इसी के माध्यम से होता है। आप सभी को पता होना चाहिए भारत देश के संविधान में, भारत देश के सभी राज्यों में अनुच्छेद 243 में है ठीक है, सभी राज्यों के लिए संविधान में अनुच्छेद 243 के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है। यही समीक्षा करेगा राज्य वित्त आयोग, यही समीक्षा करता है राज्य पंचायती राज संस्थाओं की, नगर निकाय संस्थाओं की, सबकी समीक्षा ही करता है, इसी के माध्यम से होता है। बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। कौन संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों को भाग लेने का प्रावधान करता है? तो भारत देश के राष्ट्रपति के निर्वाचन में आप सभी को पता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के निर्वाचित सदस्य ये वोट देते हैं, ठीक है। और राज्य में जो राज्य का विधानमंडल होता है, उस राज्य के विधानमंडल के एक होता है विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होता है विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। सिर्फ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं। लेकिन जो हमारे देश में यूटी है यानी यूनियन टेरिटरी यानी संघीय क्षेत्र जो है, जैसे दिल्ली हो गया, ये सब जगह हो गई, यूटी है, लेकिन यहाँ पर विधानसभा है। तो केंद्र शासित प्रदेश या संघ क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। ये किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जो है बात कही गई थी? तो जल्दी से बताइए। 7वां संवैधानिक संशोधन, 42वां संवैधानिक संशोधन, 5वां संवैधानिक संशोधन, 17वां? तो आंसर सी आ रहा है। आंसर सही है डी सॉरी 17वां संवैधानिक संशोधन 1992, इसी के अंतर्गत कहा गया था राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्य भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो डी इज अ राइट आंसर। ठीक। भारतीय संविधान का 79वां संवैधानिक संशोधन, संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए। 79th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये किसके लिए है, ये पूछा गया है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संविधान का 79वां संवैधानिक संशोधन 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे जुड़ा हुआ है, यह आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। 6वें प्रश्न का आंसर बताएं कि क्या लगता है आपकी नजर में क्या हो सकता है कि 79वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपसे ये पूछा जा रहा है, आपको आंसर देना है कि किससे संबंधित है। केंद्र राज्य संबंध से है, दो राजनीतिक दलों की स्थापना से है, फंडामेंटल राइट से है, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में एससी और एसटी का आरक्षण से है, किससे है? तो बिल्कुल जो लोग बता रहे हैं कि सर डी होगा, उन्हीं का आंसर यहाँ पे सही है। डी इज अ राइट आंसर। लोकसभा राज्यसभा में एससी एसटी की जो जनसंख्या है उसके अंतर्गत जो है इसमें बात की गई है 79वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। ठीक, ये इसमें बात की गई है 79th के अंतर्गत। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या है? डी जो है सही है। ठीक है, डी इज अ राइट आंसर। तो जो लोग डी बता रहे हैं उन्हीं का आंसर सही है। श्रद्धा कुशवाहा जी, सब महेश सर की 12 बजे प्रैक्टिस क्लास से डेली नहीं चलते, इसके बारे में जानकारी हमको नहीं, कि उस टाइम पे हम रहते नहीं श्रद्धा जी।
आप सीधे कॉल करके पूछ लीजिए ना 9628559237 पे, आपको मालूम चल जाएगा डियर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पे एक सत्य है? जनमत का सृजन कानून द्वारा होता है। सामान्यतः कानून तथा जनमत परस्पर सदृश होते हैं। जनमत और कानून में परस्पर कोई संबंध नहीं होता है। सामान्यतः कानून और जनमत परस्पर विरोधी होते हैं। तो बताइए यहां पे क्या आंसर होगा? जल्दी से बताएं। प्रश्न का आंसर क्या होगा? प्रश्न का आंसर आपको क्या लगता है कि क्या होगा? इलेश यादव जी कह रहे हैं सर डी हो जाएगा। और लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? देखिए, जनमत का मतलब होता है जनता का विचार, और कानून कौन बनाता है? जहां लोकतांत्रिक देशों में कानून बनाने वाली जो संस्थाएं होती हैं, जैसे कि संसद हो गया, विधानमंडल हो गया, ये सब। तो जनमत का सृजन कानून के द्वारा होता है तो नहीं। सामान्यतः कानून तथा जनमत परस्पर सादृश्य होते हैं, यही सही है। आज वर्तमान में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में है, जो कानून का निर्माण करती हैं संस्थाएं, जैसे कि केंद्र में संसद कानून का निर्माण करती है, राज्य में विधानमंडल करती है, जिसको हम विधायिका कहते हैं। तो कानून निर्माण में वो क्या करती हैं? लोकमत का सम्मान करती हैं, क्योंकि कानून तभी बनाएंगे, संसद के सदस्यों द्वारा बनेगा, राज्य के विधानमंडल के सदस्यों द्वारा बनेगा, जब उसमें लोग चुन के जाएंगे, और जनता द्वारा ही चुने जाते हैं, जनमत द्वारा ही चुने जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि कानून तथा जनमत परस्पर सादृश्य होते हैं। बिल्कुल बी सही है इलेश यादव जी, बी इज द राइट आंसर। बाकी लोग भी आंसर दीजिए भाई, बहुत कम लोग दे रहे हैं। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है। जल्दी से बताइए, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है सभी उदारवादियों द्वारा, केवल कुछ उदारवादियों द्वारा, केवल जॉन लॉक सर द्वारा, या जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा? प्राकृतिक अधिकारों की जो पुष्टि की गई है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि किसके द्वारा की गई है? किसके द्वारा की गई है? जल्दी से बताइए, किसके द्वारा की गई है? देखिए, इतना तो क्लियर है कि सभी उदारवादी प्राकृतिक अधिकारों की बात नहीं करते हैं। सभी उदारवादी प्राकृतिक अधिकारों की बात नहीं करते हैं। थिंकर में हमने पढ़ा है थॉमस हॉब्स, थिंकर में हमने पढ़ा है जॉन लॉक, ये दोनों हमने पढ़ा है। थॉमस हॉब्स के बारे में अगर कहें तो ये जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत रखते हैं। लॉक सर तो बहुत फेमस हैं, जीवन की जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति, इन सब की बात करते हैं। तो यहां पे केवल जॉन लॉक नहीं है, थॉमस हॉब्स भी हैं, जॉन लॉक भी हैं, यानी सभी उदारवादी गलत होंगे, केवल जॉन लॉक गलत हो जाएंगे, केवल स्टुअर्ट मिल गलत हो जाएंगे, बचेगा कौन? कुछ उदारवादी। तो कुछ उदारवादी हैं, थॉमस हॉब्स हो गए, जॉन लॉक हो गए, ठीक है, याद रखिएगा, जर्मी बेंथम हो गए, ये लोग हैं। तो कुछ उदारवादी होंगे, सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे, ये महान कथन किस महापुरुष के हैं? कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वयं मिल जाएंगे, ये महान कथन किस महापुरुष ने कहे? वाइल्ड सर ने कहे हैं, महात्मा गांधी जी ने कहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे हैं, या लास्की जी ने कहे? नमस्कार नीरज जी, आंसर ये बताने, इस प्रश्न का आंसर बताइए।
कि कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे, ये कथन किसका है? वाइल्ड का है, महात्मा गांधी का है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, या लास्की सर का है? किसका है? तो आंसर ए करके आ रहा है, यानी आप लोग कहना चाहते हैं वाइल्ड सर। रॉन्ग आंसर है। आंसर इज अ राइट, महात्मा गांधी। बी, ना नीरज जी, ना निरंजन जी, बी इज अ राइट आंसर, महात्मा गांधी। अधिकार और कर्तव्यों के पारस्परिक संबंध को बताते हुए गांधी जी का विचार है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की बात तो करते ही नहीं हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि भैया आप कर्तव्यों पर ध्यान दीजिए, अधिकार आपको स्वतः मिल जाएंगे। और सही बात है, हमारे देश में आज वर्तमान समय में भारत देश के संविधान में भाग 3 में फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार दिया हुआ है, सबको पता है, अधिकार सब जानेंगे कि मेरा अधिकार है। लेकिन भाग 4 में अनुच्छेद 51 के क में आपके कर्तव्य भी बताए गए हैं, लेकिन लोग अपने कर्तव्यों से वंचित मुंह मोड़ लेते हैं कि जैसे हम राष्ट्रीय सरकारी संपत्ति का ध्यान रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी नुकसान कर देते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं निरंजन जी, नीरज जी। तो यहाँ पे आपको क्या अधिकार की बात करेंगे तो ये चीज कही है महात्मा गांधी जी ने, स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है। किसने कहा है? बताइए किसने कहा है? स्वतंत्रता उस कार्य को करने योग्य शक्ति है, सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है। ये किसने कहा था? प्रश्न का आंसर दीजिए, क्या होगा? प्रश्न का आंसर दीजिए, क्या होगा? 10वें का ए बता रहे हैं। अच्छा, निरंजन पासवान जी, और बताइए। देखिए, इस प्रश्न का आंसर जो है वो है थॉमस हिल ग्रीन। थॉमस हिल ग्रीन मतलब TH ग्रीन, इनका नाम है थॉमस हिल ग्रीन। ठीक, इन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता उस कार्य को करने की सकारात्मक शक्ति है। कौन सा कार्य? उस कार्य को करने की जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, जिसका आप उपभोग कर सकते हैं, वही है स्वतंत्रता इनकी नजर में। नहीं, बी इज अ राइट आंसर। नीरज पिंचू सिंह जी, ए नहीं होगा। ठीक है, उन्होंने कहा है कि केवल वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो अपनी संपूर्ण आत्मा से अपनी इच्छाओं का दमन करता है। ठीक है, वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो अपनी इच्छाओं का दमन करता है। सही बात है, इच्छाएं अनंत होती। मेरी भी इच्छा कभी कभी होती है, एक दिन BMW लेंगे, मन करता है ये गाड़ी खरीद लें, मन करता है मोबाइल ले लें, लेकिन इच्छाओं का दमन करना चाहिए। इच्छाएं क्या हैं? इच्छाएं तो अनंत हैं, अनवरत हैं, चलती रहेंगी, खत्म थोड़ी होंगी ये। तो आंसर सही है ग्रीन। ग्रीन इज द राइट आंसर, बी। राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है, यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती हैं। यह किसने कहा है? जे स्मिल, लास्की, या फिर J. स्मिल या फ्रीमैन? किसने कहा है? राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है, उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बना देती है। जल्दी से बताइए। और सच बात है, राजकीय सहायता मतलब अगर आपको सरकार के माध्यम से सहायता मिलती, जैसे हमारे देश में PDS सिस्टम चलता है। PDS का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके अंतर्गत BPL
बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों को राशन मिलता था। और ये आज तक चला आ रहा है, आज तो फ्री मिल रहा है, पहले 2 रुपया 1 रुपया मिलता था, तो फ्री मिल रहा है। और इसका एक सटीक एग्जाम्पल बताऊं, किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास के भाव नष्ट हो जाता है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर बना देती है। अब आपको तमाम योजनाएं, इंदिरा गांधी आवास योजना, राजीव गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आपको सरकार आवास भी दे रही है, आपको सरकार फ्री में शौचालय बनवाने का पैसा भी दे रही है, आपको सरकार अनाज भी दे रही है, ध्यान सुनते जाइएगा। और आपको सरकार जो है इसके अलावा जो पेंशन मिलती है, वृद्धावस्था पेंशन, वो भी दे। वृद्धावस्था ठीक है, समझ में आता है, इसको हटा दीजिए। ये सब दे रही है। और हमारे देश में इतने गरीब लोग हैं कि 1 से 1.5 लाख रुपए की गाड़ी से जाएंगे, 100 रुपया लीटर तेल भरा के जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 15,000 10,000 की मोबाइल लेके जाएंगे, कहां? 5 किलो राशन लेने। अब आप सोचिए, जो आदमी ये 10,000 की मोबाइल रख सकता है, 1 लाख की गाड़ी रख सकता है, उसको क्या जरूरत है? लेकिन जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि राजकीय सहायता से कभी कभी क्या होता है, आत्मविश्वास का भाव नष्ट हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की कमजोर हो जाती है। बिल्कुल सच बात है। ये जेस मिल ने कहा है, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। तो ये बिल्कुल सही बात है। लोगों को जब फ्री में आवास मिलने लगे, शौचालय उपलब्ध होने लगे, अनाज मिलने लगे, और लोग इतने गरीब हैं कि 1 लाख की गाड़ी से जाएंगे लेने के लिए, 15,000 की मोबाइल जेब में होगी, जाएंगे 5 किलो राशन लेने के लिए, तो बिल्कुल जैस्मिल ने एकदम सही कहा है कि भैया इससे लोगों का आत्मविश्वास दुर्बल हो जाता है, उत्तरदायित्व तो उनका कम हो जाता है, वो जिम्मेदारी नहीं उठा पाते, और इससे क्या होता है, इंसान जो होता है ना, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है, शारीरिक रूप से हो चाहे ना हो। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न क्या होगा यहां पे? अगले प्रश्न का उत्तर बताएं। प्रश्न है गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही नहीं है, पूछ रहा है। सही नहीं है, तो यहां पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया। पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने भारत में कहां किया? चंपारण में किया, सबको पता होना चाहिए। चंपारण में किया था गांधी जी का पहला आंदोलन। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास वाला होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। इसमें से कौन सा एक सही नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। कौन सा एक जो है इसमें से सही नहीं है, यही आपसे पूछ रहा है। देखिए, सत्याग्रही का सबसे बड़ा शस्त्र अहिंसा है, ये सच बात है। बापूजी ने अहिंसा का पालन किया था। अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, ये भी सही है। विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, ये भी सही है। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, नहीं, शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि क्या होता है, इसका उद्देश्य शत्रु के हृदय को जीत लेना। शत्रु के हृदय को जीत लेना, उसका हृदय परिवर्तन करना, ये होता है। ये आंसर सही, बिल्कुल नीरज जी, ए इज अ राइट आंसर। ए इज अ राइट आंसर। गांधी जी ने अपने विचारों को नहीं जाने दीजिए, प्रश्न ऑप्शन कर दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन स्वामी विवेकानंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी।
पहले बात तो जान लीजिए, या तो एग्जाम में प्रन्यास सिद्धांत लिखेगा, मे भी शायद ये शब्द समझ के ना समझ में आ रहा हो, तो इसको हम दूसरे शब्दों में एक नाम और देते हैं, और वो नाम होता है डियर ट्रस्टीशिप। क्या नाम होता है? ट्रस्टीशिप। तो ट्रस्टीशिप कहते हैं उसको। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत या प्रन्यास सिद्धांत, जो लोग प्रन्यास ना समझ पा रहे हो शायद वो ट्रस्टीशिप समझ जाए। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जिसके द्वारा दिया गया था, बताइए क्या था? इसका मतलब होता है पूंजीपतियों द्वारा स्वयं को अपनी संपत्ति का स्वामी ना मानना, बल्कि स्वयं को संपत्ति का संरक्षक मानना। क्या माना गया था? जो पूंजीपति हैं वो स्वयं को अपनी संपत्ति का मालिक ना समझें, बल्कि क्या समझें कि आप सिर्फ संरक्षक हैं, आप मालिक नहीं है उसके। यह सिद्धांत किसने दिया था? गुड इवनिंग श्रेष्ठ जी। तो आंसर आया है कि सी होगा, बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने तो कहा था कि जो पूंजीवादी लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, ये ना समझे कि पैसा हमारा ही है, मालिक ना समझे, बल्कि उसका संरक्षक समझे, उसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए करें। तो बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे जो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी। बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, नॉट विवेकानंद दिलेश जी, सी इज द राइट आंसर। श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया? श्रमिकों के तानाशाही सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया? बताइए, किसने श्रमिकों के तानाशाही के सिद्धांत को बताया है? किसने? कार्ल मार्क्स ने बताया है अपनी किताब दास कैपिटल में। कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने बताया है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। एंजल्स ने ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड जो किताब है इनकी उसमें बताया है, या लेनिन ने अपनी किताब स्टेट एंड रेवोल्यूशन में बताया है। किसमें बताया है? 15 का डी बता रहे हैं श्रेष्ठ जी की सर डी होगा। गुड इवनिंग अंजलि शर्मा जी, स्वागत है। बिल्कुल, आपको बता दें 1917 में ये किताब लिखी थी लेनिन जी ने, प्रकाशित हुई थी, राज्य और क्रांति, स्टेट एंड रेवोल्यूशन। इसमें इन्होंने श्रमिकों की तानाशाही को स्पष्ट करने का प्रयास किया। ठीक है, इसी किताब में। तो बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे डी, निरंजन पासवान जी। बिल्कुल डी इज अ राइट आंसर डियर, डी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्ल मार्क्स का कौन सा विचार शास्त्रीय अंग्रेजी स्कूल से प्रेरित है? लेबर सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, दोनों या दोनों नहीं? बताइए। मार्क्स का कौन सा विचार शास्त्रीय अंग्रेजी स्कूल से प्रेरित है? प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बताएं कौन सा आंसर होगा? आंसर सी आ रहा है, निरंजन जी कह रहे हैं ए भी दोनों होगा। बिल्कुल सही आंसर, लेबर सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दोनों, बिल्कुल दोनों होगा। सर जी, सर नेट जेआरएफ का बता रही हैं अंजलि शर्मा जी, पेपर डिफिकल्ट आया था, क्रोनोलॉजी जो मुझे याद नहीं होती। चलिए कोई बात नहीं, हर चीज से सीखने को प्रयास करिए। विद्यार्थी के जीवन का एक सिंपल सा रूल होता है और उसको हर विद्यार्थी को फॉलो करना चाहिए। ये जीवन में कभी मत सोचिए कि मेरा पेपर खराब हो गया है तब मेरा क्या होगा, कुछ नहीं। उसको सिर्फ एक रूल फॉलो करना चाहिए और यही मानना चाहिए कि या तो हम जीतेंगे या तो हम उससे सीखेंगे। हारने का चांस ही नहीं है। हारेगा वही जिसने पहले से तय मान लिया है
कि भैया हमसे ना हो पाएगा, तो आपसे बिल्कुल ना हो पाएगा। सीधी सी बात है। तो या तो आप जीतेंगे या तो आप सीखेंगे, यही फार्मूला मान के चलिए, और एक दिन आप पक्का जीतेंगे। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बताएं। जी सर, ऐसे विचार हम चलिए, निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है, पूछ रहा है। कौन सा एक सत्य नहीं है निर्णय के संबंध में। तो निर्णय लेना क्या है, एक तरीके से विवादों का समाधान करने की एक प्रक्रिया होती है। तो यह विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने की प्रक्रिया है। इसमें सर्वोत्तम विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है। यह योजनाओं और नीतियों का सही चुनाव नहीं करता है। यह विवादों के समाधान की एक प्रक्रिया है। तो भैया जो निर्णय होता है ना, जब आपके पास कई सारे विकल्प होते हैं तो आप उसमें से किसी एक का चुनाव करते हैं, आप निर्णय लेते हैं, तो ये तो सही है। सर्वोत्तम विकल्प चुनने की बात करता है। आपके पास सबसे कई, आपका टीजीटी में सिलेक्शन हो गया, पीजीटी में भी हो गया। अब टीजीटी में थोड़ा वेतन कम है, पीजीटी में थोड़ा वेतन ज्यादा है, तो आप उसमें से क्या चुनोगे, सर्वोत्तम विकल्प चुनोगे, भैया पीजीटी कर लेते हैं। यह योजनाओं एवं नीतियों का सही चुनाव नहीं करता, गलत है। यही पूछा है कौन सा एक सत्य नहीं है, सी इज द राइट आंसर। बल्कि यह योजनाओं और नीतियों का सही चुनाव करता है, और ऑप्शन में लिखा है नहीं करता है। करता है, जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, जाहिर सी बात है आप सोच समझ के लेंगे, तो गलत चुनाव करेंगे नहीं। गलत चुनाव होने का मतलब यह हुआ कि आपसे गलती हुई है, और अगर आप जानबूझ के गलत चुनाव करेंगे तो वो गलत नहीं होगा, तो गुनाह हो जाएगा। जैसे सिगरेट के डिब्बे पे लिखा होता है कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, लेकिन लोग पीते हैं, लोग पीते हैं, तो वो गुनाह करते हैं, वो गलती नहीं होती वो। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है। प्रतिक्रियावादी सिद्धांत, अनुदारवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत। बताइए, प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है, बताइए। अठारहवें का डी होगा, श्रेष्ठ जी कहना। और लोग बताइए 18वें का कौन सा आंसर सही होगा। देखिए लिखा है प्रतिक्रिया, देखिए इसका आंसर जो सही बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल, डी इज अ राइट आंसर, क्रांतिकारी सिद्धांत। क्रांतिकारी सिद्धांत बिल्कुल, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है। रूसो ने बात कही भी थी इस चीज को लेकर के, ठीक है, जो कहा था कि हाँ बिल्कुल नीरज कुमार जी, बिल्कुल डी इज अ राइट आंसर, बिल्कुल डी इज अ राइट आंसर, डी इज अ राइट आंसर। निम्नांकित में से कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है। प्रजातंत्र का विरोधी है, राज्य को साधन मानता है, समाजवाद का पोषक है, अंतरराष्ट्रीय शांति का अग्रदूत है। बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा। श्रेष्ठ जी कल इससे वीडियो बनाया था, मैं और सुचित सर दोनों साथ में गए थे, शाम को 6 बजे टीचर्स अकेडमी पे लाइव थे। और कल के पेपर में कटिंग आई थी जहां पे बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर ने साफ साफ कहा था कि जो टीआरई 3.0 है, ये जब पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, सबका ज्वाइनिंग वाइनिंग हो जाएगा, उसके बाद हम टीआरई 4.0 पे काम करेंगे पीपीएससी में। उन्होंने क्लियर कहा है, कल के पेपर में दिया है कि उसने क्लियर कहा है कि सर हम क्लियर करेंगे, ठीक है। और मैं दिया था 80,000 से ज़्यादा सीटें हैं, 20,000 से ज़्यादा सीटें जो खाली चली गई उसको भी इसमें ऐड किया गया, नहीं 1 लाख से ऊपर सीटें होंगी।
तो TRE 3.0 जब ज्वाइनिंग वाइनिंग सब करा देगा उसके बाद TRE 4.0 की बात होगी। ठीक है, तो फरवरी, लास्ट फरवरी में बोला गया है। देखिए, तो फांसीवाद में पाई जाती है 19 का आंसर ए बताया जा रहा है कि सर कि ए होगा। तो बिल्कुल सही है, यह प्रजातंत्र का विरोधी है, यह प्रजातंत्र का विरोधी होता है फांसीवाद। आपने मुसोलिन के बारे में पढ़ा होगा। फांसीवाद में कहा गया है कि लोकतंत्र भ्रष्ट है, काल्पनिक है, अव्यवहारिक है, और फांसीवाद में प्रजातंत्र या लोकतंत्र की तुलना डेड बॉडी के साथ की जाती है, शव के साथ की जाती है कि डेड बॉडी क्या है, मुर्दा है लोकतंत्र। ठीक है, संसद को फांसीवादी लोग कहते हैं संसद क्या है, बातों की दुकान है और कुछ नहीं, उसका मजाक उड़ाते हैं। ठीक, और तो ये कुल मिला के प्रजातंत्र के क्या है, ये विरोधी हैं। अब इतना बोल रहे हैं, इसका मतलब समर्थक तो होंगे नहीं, याद रखिएगा। नीचे आप देखिए कथन कांड का एक प्रश्न है। इसमें कथन है उदारवाद राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहता है। कारण कह रहा है कि उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है। अब आपको यहां बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। उदारवाद राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहता है, ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है। ठीक, तो आंसर श्रेष्ठ जी बताए, निरंजन जी बताए, सब ए बता रहे, ए बता रहे हैं। देखिए, उदारवाद राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहता है। बिल्कुल सीधे सीधे उदारवाद में कहा है कि राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा लोगों की स्वतंत्रता में, लोगों की स्वतंत्रता में राज्य किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा। उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में व्यक्ति क्या होगा, स्वतंत्र होगा, उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन पूरी तरह से नहीं करते हैं, बल्कि सीमित कर रहा है। राज्य शांति व्यवस्था का काम करेगा, सुरक्षा व्यवस्था देखेगा, ये सब देखेगा, लेकिन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक बाकी सारे काम व्यक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं, उनको व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त है। अब उदारवाद में नाम सबसे पहले जॉन लॉक सर का आता है, और जॉन लॉक सर ने जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार सब दिया है। तो बिल्कुल दोनों सही हैं। कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है कि उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है कि व्यक्तियों को ज्यादा स्वतंत्रता देनी चाहिए, राज्य उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य के कार्य क्षेत्र सीमित इसलिए है कि राज्य को केवल कहा गया है कि तुम शांति व्यवस्था देखोगे, सुरक्षा व्यवस्था देखोगे, ये सारे काम करोगे। तो बिल्कुल दोनों सही है। कारण कथन की व्याख्या भी चिल्ला चिल्ला के कर रहा है। ए इज अ राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ये भी कथन कारण का ही है। मध्य युग में संप्रभुता की अवधारणा विकसित नहीं हो सकी। मध्य युग में संप्रभुता की अवधारणा विकसित नहीं हो सकी। कारण है कि मध्य युग में सामाजिक व्यवस्था विकेंद्रीकृत और ईसाईपन से ओतप्रोत थी। तो क्या लगता है आपको, क्या आंसर सही होगा? देखिए, मिडिल, जब हमारा एंशियंट टाइम पीरियड, फिर मध्यकाल आया, मिडिवल टाइम पीरियड आया, फिर मॉडर्न टाइम पीरियड, आधुनिक काल चल रहा है। तो जब मध्यकाल आया तो उसी मध्यकाल में संप्रभुता की अवधारणा विकसित नहीं हो सकी, क्योंकि जब मिडिल टाइम पीरियड चल रहा था हमारे देश में, मध्यकाल चल रहा था, मॉडर्न टाइम, मिडवल टाइम पीरियड चल रहा था, उसी समय हमारे देश में अंग्रेजों का आगमन हुआ था, उसी समय आगमन हो गया था। और जब उस समय आए थे तो हमारे यहाँ सामाजिक व्यवस्था पहले से विकेंद्रीकृत थी, और अंग्रेज आ गए तो ईसाईपन भी हो गया था। आपको पता होगा कि सन 1600 में ही तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पे आ गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। ठीक है, पुर्तगाली लोग आ गए थे, वास्को डिगामा पहुंच गए थे भारत देश में, तो अंग्रेज आ गए थे, तो ईसाईपन भी हमारे देश में था। सामाजिक व्यवस्था विकेंद्रीकृत थी, बटी हुई थी, जाति से ले, धर्म से ले करके, कर्म से ले करके कई प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं बटी हुई थी। बिल्कुल सही है। और मध्य युग में यही सामाजिक व्यवस्थाएं बटी थी,
ईसाईपन भी हो चुका था। यही कारण है कि मध्य युग में संप्रभुता की अवधारणा विकसित नहीं हो सकी। संप्रभुता का मतलब था सर्वोच्च सत्ता, यानी हमसे ऊपर कोई नहीं, ये विकसित नहीं हो चुकी। एक दूसरे को लोग धोखा दे रहे थे, बिल्कुल उस राजा के सेनापति उसके साथ मिल जाता था। तो दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। अगर मध्यकाल में सामाजिक व्यवस्था इतनी बटी ना हुई होती, राधे राधे पूजा जी, इतनी बटी ना हुई होती, इतना क्रिश्चियन लोग ईसाईपन ना भरा होता, तो शायद उस समय संप्रभुता की अवधारणा विकसित हुई होती, सर्वोच्च सत्ता की। लेकिन बढ़ गए और बटोगे तो कटोगे, ऐसा कहा भी जाता है। अगला प्रश्न है, तो उसमें ऑप्शन सही है ए। जब संप्रभुता सही हाथों में होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। यह किसका स्टेटमेंट है? जब संप्रभुता सही हाथों में होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। तो जिन्होंने कहा है उनकी किताब का नाम याद रखिएगा, 4 Essay on Liberty। ठीक है, 4 Essay on Liberty, ये बुक है 4 Essay on Liberty। तो कहा गया है कि जब संप्रभुता सही हाथों में होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। तो ये किताब जिसकी है उन्होंने कहा है। तो पूजा जी कह रही है सर सी होगा। बिल्कुल सही आंसर है आई बर्लिन। बर्लिन सर ने ही कहा है, बिल्कुल निरंजन पासवान जी, सी इज अ राइट आंसर। बर्लिन जी ने ही कहा है। तो 20 क्वेश्चन होते थे, आज 22 क्वेश्चन टाइप कर दिया था। चलिए, तो आज के लिए फिलहाल यहीं पे सेवा समाप्त है। तो अब आप लोगों से हमारी मुलाकात कल होगी। ठीक है, कल होगी, हम लोग कल मिलेंगे। तो कल जब मुलाकात होगी तो हमारी 4 से 5 पब्लिक क्लास रहेगी और 5 बजे से आपकी पेड क्लास होगी। यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम चल रहा था, जिसकी वजह से पिछले 1 हफ्ते से प्रैक्टिस सेट हो रहा था, जिससे पब्लिक क्लास चल रही थी। तो पेड बैच में क्लासेस नहीं गई थी, बल्कि प्रैक्टिस सेट हुआ था। तो कल से आपका 4 से 5 आपकी पब्लिक क्लास जिसे प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं, ऐसे कराता रहूँगा। और 5 से 6 आपकी जो पेड बैच होती है वो आपकी चलेगी LT GIC TGT PGT BPSC सारी क्लासेस। तो BPSC TRE 4.0 पॉलिटिकल साइंस का बैच स्टार्ट है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारी संस्था के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई BPSC TRE 4.0 का बैच चाहता है, रिकॉर्डेड आपको उपलब्ध है 999 रुपए में। MP TGT वर्ग 2 का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसका भी रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है मात्र 999 रुपए में। इसके लिए आपको करना क्या है? आपको करना क्या है, हमारी संस्था के नंबर पे 96 28 95 92 37 पे कॉल करना है, 9628959237 पे, या इस पे व्हाट्सअप छोड़ सकते हैं अपना 8318489291 पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए, आज के लिए फिलहाल इतना ही। और जाने से पहले फिर बोल दूं कि TGT PGT LT GIC नेट JRF का नया बैच स्टार्ट है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारी संस्था के नंबर पे, जो नंबर मैंने बताया, उस पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम में जाती है, देखिए अभी मैंने पढ़ाया है तो टेलीग्राम में जाएगी। अगर आप टीचर्स एकेडमी के टेलीग्राम या पॉलिटिकल साइंस के टेलीग्राम बैच में जुड़े हैं तो आपको वहां मिल जाएगी, तुरंत मिलेगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक ले दीजिए इजाजत।